दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक को डील करते हैं। तो इसी कड़ी में चूंकि अभी पीसीएस का एग्जाम जो है नज़दीक आ रहा है, प्रीलिम्स का, उत्तर प्रदेश का पीसीएस का, और भी ढेर सारे जो स्टेट हैं उनके पीसीएस या पीसीएससी के एग्जाम जो है लाइन में है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन होता है वो इजी ही पूछा जाता है, और मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में वो कहीं ना कहीं लूसेंट से और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही रहे हैं। मैंने सोचा कि जो हम लूसेंट के जो भी चीज़ें हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसी कड़ी में हमने अभी स्टार्ट करा है लूसेंट को। अभी हमने पहला जो लेक्चर था इसका लूसेंट का वो हमने जो है देख लिया है, जो कि भारतीय संविधान के विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है उसका जो पार्ट 1 है उसको हमने देख लिया है। इस वीडियो में हम पार्ट 2 को देखेंगे। तो चलिए बिना लेट करते हुए जो है लेक्चर को शुरू किया जाए। और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सभी तक जो है प्राप्त हो सके। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल का जो वीडियो था उसमें हमने जो इसके पहला पार्ट था, संविधान विकास का जो पहला पार्ट था, उसमें हमने जो है 1853 तक के एक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम 1858 का जो एक्ट है और उसके बाद की जो प्रोविजंस है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो जो 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, इसकी विशेषताएं क्या थी उसको देख लेते हैं। तो इसके तहत जो है भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। तो इसका आप ध्यान देंगे, कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस जो है एक्ट से ऐसा किया गया था। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। तो मंत्री पद की जो व्यवस्था की बात होती थी वो 1858 के एक्ट से ही की गई थी। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ था। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जो है सदस्यों की परिषद बनाई गई थी। तो 15 जो है सदस्यों की जो है भारत में परिषद का सृजन हुआ था, जिसमें 8 सदस्य होते थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने जाते थे, और जो 7 सदस्य होते थे वो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने जाते थे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। ये भी पूछा जाता है किस एक्ट के तहत जो है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। तो जो है 1858 का अधिनियम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। इस बात का भी ध्यान देंगे, इसी एक्ट से मुगल सम्राट का जो पद होता था अब समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया था। ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, और ये पूछा जाता है, रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है कि इस अधिनियम के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि इसके पहले स्टार्टिंग के एक्ट्स में जो है स्थापित किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसको जो है समाप्त किया गया था 1858 के एक्ट से। तो 1858 का एक्ट है उससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड वाला पावर था वो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया था, खत्म ही कर दिया गया था, और जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स दे दिए गए थे। भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई थी। तो इसी एक्ट के तहत जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो है नियुक्ति की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण होता था। जो सेक्रेटरी होता था उसका भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। उसी उसी का वाक्य जो होता था अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। 8वां पॉइंट बोल रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो भारत जो गवर्नर जनरल पहले हुआ करते थे भारत के, उनको गवर्नर जनरल पहले तो जो जब स्टार्टिंग की बात होती है तो 1773 के पास में, तो वहाँ पे जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, जो कि पहला जो है वारेन हेस्टिंग था वहाँ पे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। वो 1833 में किया गया था। तो बेंटिक जो थे, विलियम बेंटिक, वो जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले बने थे। बाद में 1858 में जो है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय बोला जाने लगा, और जो वायसराय पहले थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इस बात का ध्यान देंगे। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे अंतिम गवर्नर जनरल थे, और उन्हीं को चूंकि वायसराय बोलने जाना है तो वो प्रथम वायसराय थे। इस बात का आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये पूछा जाता है। चलिए हम आगे के स्लाइड्स को देखते हैं। तो अगला जो है एक्ट है वो है 1861 का एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। ये भारत परिषद अधिनियम है 1861 का। इसको हम देखते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम में की जो विशेषताएं थी उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट बोल रहा है गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। तो जनरल बात है, जो परिषद अधिनियम है लाया ही इसी गया था कि परिषद का विस्तार किया जाए। तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस बात का देंगे। तो विभागीय प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। और विभागीय प्रणाली का जो श्रेय जाता है वो 1861 ईस्वी में के जो भारत परिषद अधिनियम है उसको जाता है। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत ही विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया था, और इसको लॉर्ड कैनिंग ने किया था। इस बात का आप ध्यान देंगे। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है दिया गया था। तो जो गवर्नर जनरल होता था, अब तो फिलहाल उसके बाद वायसराय बोले जाना है तो हम वायसराय ही बोलते हैं। तो जो वायसराय होगा उसको जो है अध्यादेश जारी करने का जो है पावर होता था। अध्यादेश बोले तो ऑर्डिनेंस, जो कि
आज के टाइम पे भी अभी अभी ऑर्डिनेंस का जो सिस्टम है वो चल रहा है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत, गवर्नर को आर्टिकल 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। और जो ऐसे अध्यादेश होते थे उसकी अवधि मात्र 6 महीने होती थी। इस बात का भी आप ध्यान दें कि जो ऐसे अध्यादेश होते थे उसकी अवधि जो होती थी वो 6 महीने की होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है। तो किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल अब को जो है तो जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा ही गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात का आप ध्यान देंगे। अगला पॉइंट जो कह रहा है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कानून के द्वारा जो है भारतीयों को जो है जो भारतीय प्रतिनिधि होते थे उनको कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भाग देना स्टार्ट कर दिया गया था। तो वो जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जो है नामांकित कर सकता था। तो गैर पहले स्टार्टिंग में जो है सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीय को नामित नहीं किया जाता था, वो केवल गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित होते थे। और इसकी शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। और जो 3 लोग थे जिनको नामित किया गया था पहली बार, वो जो है कौन कौन लोग थे उसको देख लेते हैं। तो 3 लोग जो थे, जो बनारस के राजा थे वो थे पटियाला के महाराजा और सरदिनकन राव को जो है मनोनीत किया गया था 1862 में। और किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था, क्योंकि वो इस टाइम पे वायसराय थे। आगे हम देखते लेते हैं 1873 का फिर अधिनियम आता है। तो 1873 का अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत ये बात बताई गई, तो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो वो 1873 का जो है अधिनियम था। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो ये आपको डेट भी पूछी जा सकती है और एक्ट भी पूछा जा सकता है। तो 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको भंग कर दिया गया औपचारिक रूप से। फिर अगला आता है कि शाही जो उपाधि अधिनियम था 1876 का। तो जो शाही उपाधि अधिनियम था उसके द्वारा क्या किया गया था उसके हम देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय जो कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। तो जो केंद्रीय कार्यकारिणी होती थी उसमें छठवां जो सदस्य है उसको नियुक्ति की गई थी और उसको लोक निर्माण विभाग का जो है कार्य सौंपा गया था। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है सामग्री घोषित किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, उसको ही जो है कर्ता धर्ता माना गया था। तो ये जो है शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत किया गया था। सारी कुछ कुछ जो मिस्टेक्स हो जाते हैं बोलने में तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। अगला जो एक्ट है वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं उसको देखते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो है प्रचार प्रसार जो है यहीं से शुरू हुआ था। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने का जो है अधिकार जो है कार्यकारिणी जो से प्रश्न पूछने की शक्ति गई थी। तो बजट पर जो है बहस करने का जो अधिकार होता था वो इसी अधिनियम के तहत जो है भारतीयों को मिला था। तो इस बात को आप देंगे, जब पूछे आपको कि बजट पे जो है बहस करने का अधिकार, तो 1892 का एक्ट हो जाता है। लेकिन बजट पे वोटिंग करने का भी अधिकार भारतीयों को कब मिला, तो वो 1900 जो है 9 के एक्ट से प्राप्त हुआ था। इस बात का आप ध्यान देंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे आता है 1909 का अधिनियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी भारत परिषद नियम है। भारत परिषद नियम जो है अपने 3 रहे हैं। तो जो पहला हो गया 1861 का, दूसरा अपना 1892 का, फिर 1909 का। तो इसको हम देखते हैं और इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया। तो पहली बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को किस जो है एक्ट के तहत दिया गया था। तो 1909 का जो भारत परिषद नियम है इसका आंसर हो जाता है, या फिर आपको मार्ले मिंटो सुधार भी दे सकता है ऑप्शन में। तो मार्ले मिंटो सुधार है तो वहाँ पे लगाइए, अदरवाइज 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है तो आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो यही है। इसके अंतर्गत मुस्लिम जो सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित जो है प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। इस प्रकार इस अधिनियम के ने जो है सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी थी और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता था। तो आप इस बात का ध्यान देंगे, लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक जो है निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषदों में नियुक्ति करी। अब यहाँ से भारतीयों को जो है भारत के जो सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें नियुक्ति देना स्टार्ट कर दिया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का जो है और सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव जोड़ने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो बजट पे मत देने का भी अधिकार जो है और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, वाद विवाद करने का अधिकार जो है दिया गया था। अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई
और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी उसके प्रथम भारतीय जो है सदस्य बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान देंगे, ये भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, जो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे उनको विधि सदस्य बनाया गया था, इस बात का आप ध्यान देंगे। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान किया गया था। तो ये इस बात का भी ध्यान देंगे कि इसी अधिनियम के तहत, जो 1909 का अधिनियम है, उसी के तहत जो है प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। नोट में दिया गया कि 1909 में जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो थे भारत के वायसराय थे। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसीलिए कहा जाता है, जो वायसराय का पद होता है वो सेक्रेटरी से कम होता है, तो इसी वजह से सेक्रेटरी को पहले रखा जाता है राज्य सचिव को, बाद में जो है वायसराय को रखा जाता है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे तो मार्ले पहले आएंगे, मिंटो बाद में आएंगे, मॉन्टेग्यू पहले आएंगे, चेम्सफोर्ड बाद में आएंगे। तो इस तरीके से ये जो है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला जो अधिनियम था वो भारत परिषद अधिनियम 1909 का था। तो इस बात का भी ध्यान देंगे, ये सबसे कम टाइम तक चला था और ये पूछा भी जाता है। 1919 का जो एक्ट है उसको हम देखते हैं, तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। अभी मैंने इसके पहले बताया, तो मॉन्टेग्यू जो थे उस टाइम पे भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय हुआ करते थे। इस तरीके से इस चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। तो 1919 के एक्ट में क्या-क्या बातें हुई थी उसको देखते हैं। तो केंद्र में द्विसदनात्मक जो है विधायिका की स्थापना की गई थी, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। तो जो है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी, इस बात का आप ध्यान देंगे। जब द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात करी जाए, यानी कि राज्य परिषद होगा और केंद्रीय विधानसभा भी होगी, जैसे कि आज लोकसभा राज्यसभा होती है, तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम से कर दी गई थी, इस बात का ध्यान देंगे। राज्य परिषद के सदस्यों की जो संख्या थी वो 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। तो जो राज्य परिषद होती थी उसमें जो है उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, उनके जो सदस्य होते थे। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 144 थी और जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे और इनका जो कार्यकाल होता था 3 वर्षों का होता था, ये ध्यान देंगे। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का जो अधिकार था वो निचले सदन को था। तो बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, इस बात का ध्यान देंगे। आज भी जो है बजट पर स्वीकृति जो है लोकसभा का जो है ज़्यादा रोल होता है इन कंपेरिजन टू राज्यसभा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का जो है प्रवर्तन किया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1919 के एक्ट का, कि जो प्रांतों में है डायरकी का जो है सिस्टम जो है लागू किया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक को जो है लियोनस कार्टिस को कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान देंगे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित तथा अंतरित। तो आरक्षित विषय होते थे जिसमें वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस पेंशन, आपराधिक जनजातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खाना, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आते थे। इस जगह से आपको ये पूछ सकता है कि ये किस विषय के अंतर्गत आता है। वैसे ये इस तरीके के क्वेश्चन पीसीएस में तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो हस्तांतरित विषय हुआ करते थे जो कि द्वैध शासन के अंतर्गत आते थे, तो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो है शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी जो है उद्योग था, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहारदान आदि एक्सेट्रा आते थे। नोट में कह रहा है कि आरक्षित विषयों का जो प्रशासन होता था गवर्नर और उसकी कार्यकारी जो परिषद होती थी वो करती थी, उसके माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित जो विषय होते थे उसका प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इस बात का ध्यान देंगे। तो पूछा जाता है कि जो द्वैध शासन 1919 के एक्ट में आया था प्रांतों के लिए, उसको समाप्त कब किया गया? तो 1935 के एक्ट के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया था, इस बात का ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप स्टार लगा लेंगे। आगे चलते हैं, तो आगे जो है 1919 के एक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल और बातें दी गई हैं, उसको देखते हैं। तो जो चौथा पॉइंट है 1919 के एक्ट में कह रहा है कि भारत जो सचिव को अधिकार दिया गया था कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। जैसे आज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जो कि आज के टाइम पे अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। तो वायसराय को यह अधिकार था, सॉरी, भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया था कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। सचिव को यह अधिकार था, ये बात ध्यान देंगे, आप वायसराय या गवर्नर नहीं लगाएंगे। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रस्ताव किया था। ये चूंकि हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस एग्जाम्स की, तो ये पॉइंट हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया था। सॉरी, एक मिनट। तो
इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया था। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग, जो कि 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों का भर्ती के लिए जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो इसी अधिनियम के तहत जो है 1926 में जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और ये किसके अनुशंसा पे किया गया था? तो ली आयोग जो था, ली कमीशन था 1923-24 का, उसके सिफारिश पे जो है सिविल सेवकों के लिए केंद्रीय जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस बात का आप ध्यान देंगे। छठवां पॉइंट कर रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी, 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ करके 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया था। यानी 50-50% जो आपको 50% जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ भारतीयों को जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में दिया गया था। इसने सांप्रदायिक अधिकार पर जो है, चूंकि 1909 का जो एक्ट था उसमें केवल मुस्लिमों को ही सांप्रदायिक अधिकार पर जो है आधार पर जो है विभाजित किया था। तो लेकिन इस एक्ट में इसने सांप्रदायिकता आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। अब इसमें इन्होंने और बढ़ा दिया इसको, सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए जिसको एंग्लो इंडियन कहते हैं, और यूरोपियों के लिए भी सांप्रदायिक आधार पर जो है पृथक निर्वाचन का सिद्धांत विस्तारित कर दिया। कभी कभी जो है जब असेशन रीजन पूछता है तो आपको वहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन बनाता है कि जो है 1900 एक्ट में इसको कम कर दिया गया था, लेकिन कम नहीं किया गया था बल्कि सांप्रदायिक आधार पर और ही विस्तारित कर दिया गया था। 8वां पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि केंद्रीय बजट को से जो है राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया था। तो इसका प्रोविजन कहाँ पे है? तो ये जो है 1919 के एक्ट से प्रोविजन आया है। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था और जिसका कार्य था कि 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि जो है किस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो इसी के लिए जो है 1929 में वैसे आना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, चूंकि सरकार परिवर्तन हो रही थी वहाँ पे ब्रिटेन में, तो इसकी वजह से जो है 1927 में ही साइमन कमीशन को गठित किया गया और 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था। 10वां जो पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। और किस तरीके से बनाए रखा गया वो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको देखते हैं। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारात प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूरी अनुमति आवश्यक थी। आज भी यही से ऐसा जो प्रोविजन है वो है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, कुछ जो विधेयक होते हैं उनको जो है लोकसभा है, राज्यसभा, जिसको भी बिल पास करना है उस पर जो है अनुमति लेनी पड़ती है। जो दूसरा पॉइंट है बी वाला, वो कह रहा है कि उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने का जो है या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने का अधिकार था। ये भी प्रोविजन आज के भी टाइम पे है। प्रेसिडेंट के लिए जो बिल को आरक्षित कर दिया जाता है। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक जो है विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। तो ये भी बात सही है। डी वाला कह रहा है कि वह आपात स्थिति के लिए अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपात स्थिति के लिए अध्यादेश बनाने का अधिकार जो है वायसराय को था, जिसका अस्थायी अवधि के लिए जो है विधिक प्रभाव होता था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये जो है 1919 के एक्ट से ये प्रोविजन आया है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो महिलाओं को वोट देने का जो पहली बार अधिकार मिला 1919 के एक्ट से मिला, इस बात का ध्यान देंगे। उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे, ये इस बात का भी आप ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम आगे 1935 के अधिनियम को देखते हैं। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, यह साइमन कमीशन की जो है रिपोर्ट के आधार पर आया था। ये पूछा जाता है कि इस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर आया था, तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर आया था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद हैं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक्ट को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं भारत सरकार का जो अभी का संविधान है हमारा, उसको बनाया गया है। तो पहला है अखिल भारतीय संघ। तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण जो है 1935 के एक्ट के तहत जो है किया गया है। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन्हीं देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह एक ऐच्छिक था कि देशी रियासतों को यह छूट दी गई थी कि वो सम्मिलित अगर होना चाहते हैं तो हों, नहीं होना चाहते हैं तो ना हो, लेकिन प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना जो है वो कन्फर्म था कि उनको सम्मिलित ही होना है, वो अनिवार्य होता था। तो देशी रियासत जो है संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना जो है संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। तो ये बात को ध्यान में देंगे। अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो वो प्रांतीय जो है स्वायत्ता का है। तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को जो है समाप्त कर दिया गया था। इस बात का पहले भी हमने जिक्र कर लिया है। तो द्वैध जो शासन की व्यवस्था प्रांतों में थी उसको समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1919 के एक्ट से आया था। 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की थी। प्रांतों में तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब केंद्र में द्वैध शासन की जो है स्थापना की गई थी।
इस बात को ध्यान देंगे। जब पूछे कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई तो 1935 का एक्ट आपका आंसर होगा। लेकिन प्रांतों में जब पूछे द्वैध शासन की स्थापना कब हुई तो वो 1919 के एक्ट के तहत हुई थी और 1935 में खत्म कर दी गई थी। तो इसको डिटेल में देखते हैं। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया था। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का जो है निर्माण किया गया था। जैसे आज के टाइम पे हमारी जो 7वीं अनुसूची है जिसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विचार आता है, तो उसका जो कंसेप्ट है वो हमने यहीं से लिया है और जो कि आर्टिकल 246 से डील करता है। तो परिसंघ सूची के विषयों पर जो है परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने का अनन्य शक्ति था। इसी सूची में विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना जो है, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय आते थे। तो ये परिसंघ सूची जो है आज के जो है संघ सूची के अकॉर्डिंग है, यूनियन लिस्ट की बातें जो है उससे ये डील करता है। प्रांतीय सूची के विषय पर जो है प्रांतीय विधानमंडलों के अनन्य जो है की अनन्य अधिकार जो है अधिकारिता होती थी। यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर जो है प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। प्रांतीय सूची के कौन कौन से जो विषय थे तो पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, जैसे आज के टाइम पे स्टेट लिस्ट होता है वो कुल मिला के प्रांतीय सूची से जो है मैच खाता था, जो राज्य सूची का विषय है। और जो समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ तथा प्रांतीय विधान मंडल दोनों को जो है विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से थे तो दंड विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विच्छेद आदि। तो आज भी जो कंकरेंट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची होती है, उन सारे में जो है इस तरीके की बातें आती हैं और उसमें जो है संघ को और राज्य को दोनों को अधिकार जो है अधिकार होता है कि वो कानून बना सकता है। तो ऊपर उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर किसी भी परिसंघ विधानमंडल जो है प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। ये आज भी ये प्रोविजन है कि दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी जो परिसंघ है वो विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में जो है कानून बना सकती है, विधान बना सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर जो है परिसंघ विधि जो है प्रांत की विधि पर अभिभावी होती है। इस अधिनियम में अविशिष्ट विधायी शक्तियां जो है वायसराय को दी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम में जो रेसिडुअरी पावर होता था, जो जिसपे कानून बनाने का अधिकार ना तो संघ को मिला हुआ था, ना तो राज्य को मिला हुआ था, ना तो वो समवर्ती सूची में ही आता था। तो इस तरीके के जो बचे हुए कुछ विषय थे उस पे जो विशिष्ट जो विधायी होती थी उसको शक्ति जो है वायसराय को दी गई थी। लेकिन आज के विषय में अगर बात करेंगे तो ये जो रेसिडुअरी मैटर्स होते हैं उन पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को है, लेकिन उस टाइम पे वायसराय को दिया गया था। इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं तो नोट में दिया गया है कि 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू और अंबेडकर की उक्ति क्या थी। तो नेहरू ने कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र है, पहली बात, इसको ध्यान देंगे। दूसरा कहा था एक कार जिसमें ब्रेक हो पर इंजन नहीं। तो ये दोनों बातें जो है नेहरू ने कही थी, इस बात का आप ध्यान देंगे। फिर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये जो है अंबेडकर का कथन था। तो अंबेडकर का कथन और नेहरू का कथन दोनों आप याद रखेंगे। इसको डायरेक्टली पूछा जाता है कि गुलामी का अधिकार पत्र 1935 के एक्ट को किसने कहा था, या फिर ऐसे पूछ सकता है नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था किस एक्ट को, तो 1935। आपको दूसरे दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है एक कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं, किसने कहा, तो नेहरू ने कहा था। किस एक्ट के लिए कहा था, तो 1935 का जो है अधिनियम था उसके बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति जो होती थी प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। तो प्रिवी काउंसिल जो होती थी उस टाइम पे उसको जो है अनन्य शक्ति प्राप्त थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था जो है वो 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता भी 1935 के जो एक्ट था उसके तहत हुई थी। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। किसके पास था परिवर्तन में का अधिकार, तो ब्रिटिश संसद के पास हुआ करता था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्था इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती थी। आप इस बात का ध्यान देंगे। अगला जो पॉइंट कह रहा है कि भारत परिषद का जो अंत है वो अंत कर दिया गया, जो भारत परिषद का हुआ वो अंत कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किस एक्ट के तहत जो भारत परिषद का अंत किया गया था, तो 1935 का जो है एक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था। 1909 में मुस्लिम्स के लिए दिया गया, बाद में 1919 में इसको बढ़ाया भी गया था, सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए। बाद में उसका जो है और भी विस्तार जो है कर दिया गया था। तो संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक कर दिया गया था। 8वां पॉइंट है इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस जो अधिनियम था 1935 का उसमें प्रियम्बल नहीं था, इस बात का भी ध्यान देंगे।
और आगे जो है 1935 के एक्ट का जो अगला प्रोविजन है वो 9 पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो बर्मा को भारत से अलग 1935 के टाइम पे किया गया था, इस बात का आप ध्यान देंगे। और 1935 के एक्ट के तहत ही किया गया था। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया था और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया था। तो किसको मध्य प्रांत में शामिल किया गया था, ये भी कभी बार पूछा जाता है। तो बरार जो था वो भी उसको मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था। 10वां पॉइंट कह रहा है कि इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो आरबीआई आज का जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के एक्ट से की गई थी, इस बात का आप ध्यान देंगे। 11 पॉइंट कह रहा है इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। सोचिए 1935 के टाइम पे भी केवल 10% लोगों को ही मत का अधिकार मिला था। आगे देखते हैं 1947 का जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या कहता है, तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है प्रस्तावित किया गया था, जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। ये सारी डेट्स आप याद रखेंगे। 4 जुलाई 1947 को जो है प्रस्तावित किया गया था, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया था। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख जो प्रावधान थे उसको हम देख लेते हैं। तो जो प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे उसको हम देखते हैं। पहला कह रहा है कि 2 अधिराज्यों की स्थापना। तो 2 अधिराज्यों की स्थापना इसके तहत की गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व जो है दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। तो किसको सौंपा गया था, संविधान सभा को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत एवं पाकिस्तान जो है दोनों अधिराज्य एक एक गवर्नर जनरल होंगे दोनों में, और जिनकी नियुक्ति जो है उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तो दोनों जगहों पे भारत और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल जो है होंगे, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक ये विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। तो ये विधानमंडल के रूप में भी संविधान सभाएं काम करती रहेंगी जब तक कि जो है संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगी। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो है मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। जो भारत इसके पहले मंत्री का पद हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन तब तक जो है उस समय तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन चलता रहेगा। तो ये बात भी कही गई थी। और 1900 जो 6वां पॉइंट कह रहा है कि देसी रियासतों पर ब्रिटेन की परिता का अंत कर दिया गया। तो देसी रियासतों पर जो ब्रिटेन का आधिपत्य होता था उसको समाप्त कर दिया गया था। उसको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने का और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने का जो है स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। इसी जो है प्रोविजन की वजह से जो है काफी क्योस मचा और कौन जो है भारत में शामिल होगा कौन पाकिस्तान में शामिल होगा इस बात को लेकर के काफी जो है डिस्टर्बेंस बना रहा। 7वां पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष जो है राज्य क्षेत्र मिल गया था। तो इतने चीज़ों को जो है छोड़ करके भारत का जो शेष राज्य क्षेत्र उनको मिल गया था। नोट में कह रहा है कि सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत किया था। तो जो सिलहट जो जिला था भारतीय उसने जो है जनमत संग्रह हुआ था वहाँ पे, उसने पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। तो ये सारे जो है 1947 अधिनियम से रिलेटेड जो है बातें रही हैं। तो इस तरीके से जो है सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे खत्म होते हैं। आगे के लेक्चर में हम जो भारतीय संविधान सभा जो है टॉपिक उस पर हम जो है लेक्चर देखेंगे। तो जो भारतीय संविधान का जो विकास था उसमें हम सारे एक्ट्स को जो है रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 से लगा के इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट जो है 1947 तक हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। तो पहला लेक्चर भी हम लोगों ने देख लिया है और दूसरा लेक्चर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से पूरा जो है कंप्लीट होता है। इस लेक्चर्स को आप बार बार देखेंगे और जितने भी फैक्चुअल चीज़ों मैंने स्टार लगाया है उसको आप देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और लेक्चर्स देखने के बाद आप जो है एमसीक्यू जो मेरे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एमसीक्यू भारतीय संविधान के विकास पे, उसको जाकर के जरूर देखेंगे। आपको काफ़ी जो है क्लैरिटी मिल जाएगी चीज़ों की और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा पीछे जैसे एग्जाम्स में। तो अगला लेक्चर जो है भारतीय संविधान सभा पे हम देखेंगे। अभी तक जुड़ने के लिए मुझसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको बता दूं अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज को लाइक और शेयर करिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन है उन पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिए गए हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्वालिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।